नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे। इसमें से हम लोग इतिहास का, भूगोल का कुछ पोर्शन कवर कर चुके हैं, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा। आज हम विज्ञान की शुरुआत करते हैं। यानी सभी जैसा कि आपको पता है, एग्जाम आपका 10 जनवरी से आपका डेट आ गया है, तो इसलिए सभी सब्जेक्ट को साथ लेके चलेंगे। तो एक एक लेक्चर सभी का मिलता रहेगा आपको। तो आज हम विज्ञान की शुरुआत करते हैं, और इसमें से जो भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग अच्छे से फोकस कीजिएगा इस पर। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका, मछली में मौजूद राइबोफ्लोक्सिन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। व्याख्या दे लेते हैं। मछली में मौजूद राइबोफ्लोक्सिन को विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। विटामिन माफ कीजिएगा, विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहा जाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। देखिए, याद रखिएगा, रक्त का थक्का जो है विटामिन के की कमी से होता है। आगे देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। आपको पता है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। आगे देखते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबाल्समन है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजाडिरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नेम है? तो यह है आपका नीम के पेड़ का वानस्पतिक नेम। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन। व्याख्या देख लेते हैं। एजाडिरेक्टा इंडिका नीम का वानस्पतिक नेम है। यहाँ से एक क्लियर हो जाता है, नीम का है। दूसरा देखते हैं। गुड़हल का वानस्पतिक नेम हिबिस्कस साइनेंसिस है। देखिए, याद रखिएगा आपका गुड़हल का, ये सब पूछा जाता है आपका। आगे देखते हैं। करी का पत्ता का वानस्पतिक नेम की बात की जाए तो इसका नाम आपका मुराया कोएनिजी है। आपके करी के पत्ते का रासायनिक नाम। अगला आपका, देवदार के पेड़ का वानस्पतिक नेम अगर पूछा जाए तो इसका नाम है आपका संडरस डियोडारा है। आपका यहाँ से ये आपका क्लियर हो जाता है, आपका देवदार के पेड़ का रासायनिक वानस्पतिक नेम। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो आपको पता है सुअर से कौन सी बीमारी होती है? आपको स्वाइन फ्लू होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाता है, स्वाइन फ्लू। व्याख्या देखते हैं। स्वाइन फ्लू सुअर से फैलता है तो पता ही है। प्लेग पास्चुरेला पोस्टिस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। प्लेग किससे उत्पन्न होता है? तो आपका पास्चुरेला पोस्टिस नाम से जीवाणुओं से उत्पन्न होता है आपका। आगे आते हैं। और भी कुछ व्याख्या नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मछली के समूह को क्या कहते हैं? तो मछलियों के समूह को आप लोग साल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, साल बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया आपका, अंडे की जर्दी यानी जो पीला भाग अंदर का होता है, कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? तो आपका इसमें आपका विटामिन B12 होता है उसमें। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा 5वें नंबर क्वेश्चन। अंडे की जर्दी में 90% भाग में विटामिन B12 पाया जाता है। आगे देखते हैं। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। आपको पता है विटामिन सी के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो ये आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। यही विटामिन के की बात की जाए तो टमाटर तथा हरी सब्जियों में पाया जाता है विटामिन के। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो सीसा जो है वो आपका बल का एक उदाहरण है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 6वें नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं। सीसा भौतिकी के बल का सिद्धांत का एक उदाहरण है। आगे दे है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। आपको पता है विद्युत धारा एम्पियर द्वारा मापा जाता है, तो एम्पियर होता है, यहाँ से क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं। समय का मात्रक सेकंड होता है। आपको पता है समय का मात्रक सेकंड होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी छूत की बीमारी है, यानी छूने से फैलती है? तो जो क्षय रोग है वो आपका छूत की बीमारी है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है। क्षय जो है वह छूत की बीमारी है, 7वें नंबर क्वेश्चन का। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, या इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्षय नामक बीमारी छूत से होती है। आगे दिया, क्षय रोग से फेफड़ों का सबसे अधिक प्रभावित होता है। क्षय रोग से क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। दमा कवक से होता है। यहाँ दमा भी ऑप्शन में था ना, तो दमा कवक से होता है, इस बात को रखिए। और यह एक संक्रामक बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा प्रिंट में अच्छे से नहीं हुआ है स्कैन।
हमारी आंखों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो यह है आपका लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा 8वें नंबर क्वेश्चन का। व्याख्या देख लेते हैं, वही चीज दिया गया है इसमें व्याख्या में। अगला क्वेश्चन है 9वां, औद्योगिक संस्थानों में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिक के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक जो होता है वह आपका पास्कल के सिद्धांत पर आधारित होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 9वें नंबर क्वेश्चन का। व्याख्या देख लेते हैं, औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह है भौतिकी के पास्कल के नियम पर आधारित होता है। देखिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको यहीं पर रट जाए पूरा। आगे क्या दिया है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में दिया है। अगला दिया है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबवाई जाती है तो वह उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, जो कि आपको क्लास 9 से ही पूरा का पूरा रटा हुआ है। अगला है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, किसके कारण खसरा बीमारी होती है? तो खसरा एक वायरस जनित रोग है, तो वायरस के कारण होता है खसरा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 10वें नंबर क्वेश्चन का। दिया गया है खसरा बीमारी वायरस के कारण होती है, जो कि बताया ही गया। आगे दिया है दांत खाज गंजापन ये बीमारियां कवक जनित रोग होती हैं। ये सब किसकी बीमारी होती हैं? आपके कवक से फैलने वाले रोग हैं आपके। कौन कौन? दांत हो गया, खाज हो गया, गंजापन हो गया, सब कवक के द्वारा फैलती है। आगे देखते क्या दिया है, हैजा नामक बीमारी जो है ये आपका विब्रियो कोलरा बैक्टीरिया के कारण होती है। तो हैजा सीधे सीधे पूछ लेता किसी कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया क्या नाम है आपका? विब्रियो कोलरा बैक्टीरिया के कारण हैजा होता है। यही पायरिया की बात की जाए तो पायरिया पेचिस ये सभी अमीबा जनित बीमारियां हैं। पायरिया हो गया, अब पेचिस हो गया, ये सभी आपकी किसी बीमारी है? अमीबा जनित बीमारियां हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका इथेनॉल उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इथेनॉल जो है वह किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादन किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाता है, किण्वन के द्वारा उत्पादित किया जाता है एथेनॉल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, वही दिया गया व्याख्या में। आगे देखते हैं, पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है? तो आपको सीधे सीधे पूछा, देखिए बात को घुमाया गया, तापदीप्त दे दिया, लेकिन सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो आपका टंगस्टन का बना होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का, टंगस्टन का बना होता है। अगला देखते हैं क्या दिया, देखिए यही आपका उसमें व्याख्या में दिया गया है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन धानी प्राणी का उदाहरण है? तो धानी प्राणी की बात की जाए तो कंगारू जो है आपका धानी प्राणी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। ये आपका 4 मार्च 2019 को एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं, कंगारू धानी प्राणी यानी मार्सुपिलियस का उदाहरण है। अभी इसकी बात की जाए, क्या दिया गया, प्राणी या मार्सुपिलियस स्तनधारी जानवरों का एक वर्ग है। देखिए ये सब किस में आते हैं? स्तनधारियों में आते हैं। स्तनधारी जानवरों का वर्ग है जो अपने शिशुओं को अपने पेट के पास बनी हुई धानी यानी थैली में रखकर चलाते हैं। इस श्रेणी में कंगारू शामिल है। इसके व्याख्या से आपको क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उपकरण का नाम बताए जो चालक में संभावित अंतर बनाने में मदद करता है। तो बैटरी जो है वह चालक में संभावित अंतर बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। यानी 4 मार्च को एक क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। व्याख्या देखते हैं, बैटरी चालक में संभावित अंतर बनाने रखने में मदद करता है। आगे देखते हैं, डायनोमीटर एक प्रकार के विद्युत जनरेटर होते हैं। डायनोमीटर क्या होते हैं? यह एक प्रकार के विद्युत जनरेटर होते हैं। आगे देखते हैं, कैलिपर दूरी मापने की इकाई है। देखिए कभी कभी दे दिया जाता है मीटर सेंटीमीटर सब, लेकिन कभी कभी कैलिपर दे दिया जाता है, तो ये भी आपका दूरी का मापक होता है। आगे देखते हैं, यूडी मीटर भौतिक रासायनिक परिवर्तन के बाद गैस का मिश्रण के मात्रा को मापता है। यहाँ से ये भी आपका क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गति का कौन सा नियम कहलाता है कि जब एक पदार्थ दूसरे, आगे देखते हैं क्या दिया है, दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पूछा गया है, सीधे सीधे बात यही किया गया। तो ये आपका न्यूटन का तृतीय नियम है आपका। यानी हम किसी पर बल लगाते हैं तो उतना ही बल वह हवाई तरफ लगाता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा।
व्याख्या वही दिया है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पदार्थ पर वापस बल लगाता है। यही आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। आगे देखते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो पोलियो के वैक्सीन का आविष्कार आपका अल्बर्ट साबिन ने किया था। आपको पता ही है, अल्बर्ट साबिन ने किया था। ओरल की बात किया गया है। आगे देखते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार अल्बर्ट साबिन ने सन कब किया था? 1961 ईस्वी में किया था। सन 1961 में किया था। आगे दिया गया आपका, जोहान साल्क ने सबसे पहले पोलियो के प्रभावी टीके का विकास किया था। यही जोहान साल्क की बात की तो इन्होंने सबसे पहला टीका इन्होंने ही बनाया था पोलियो का। आगे देखते हैं, लुई पास्चर ने सर्वप्रथम रेबीज के टीका की खोज की। यही लुई पास्चर की बात करते थे, इन्होंने किसी टीका की थी? रेबीज, जो कुत्ते से बीमारी होती है, कुत्ते काटने से, उसकी खोज की थी आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीजल किसका उदाहरण है? तो डीजल एक अवक्षेपण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाता है, अवक्षेपण का उदाहरण है आपका डीजल। इसका उपयोग वाहनों, मशीनों आदि को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, आपको पता ही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वेबर किसकी इकाई है? देखिए एसएससी जीडी में बहुत बार इकाई पूछा जाता है, 1 2 से 3 तक क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी इकाई से। तो पूछा गया वेबर किसकी इकाई है? तो वेबर किसकी इकाई है? यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, यह है चुंबकीय प्रभाव की इकाई। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव की। वेबर चुंबकीय प्रभाव की इकाई है। यही विद्युत धारा की बात की जाए तो इसका मात्रक आपका एम्पियर होता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। दूसरा यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? तांबे के अयस्क की बात की जाए तो चाल्कोसाइड जो है वह तांबे का एक अयस्क होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। यही गेलेना एक सल्फाइड खनिज है। गेलेना भी ऑप्शन में था, तो गेलेना एक सल्फाइड खनिज है। यहाँ से भी क्लियर हो जाता है। यही सीने बार की बात की जाए तो पारा का अयस्क है। सीने बार एक पारा का अयस्क है। और केसी टाइराइड जो है वह टिन का अयस्क है। देखिए एक क्वेश्चन से, सारे क्वेश्चन से हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर कर ले। हम तो अभी तक 20 ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन में हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। आगे दिया है, एसीटो नाइट्रिल का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है आपका CH3CN। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप यहाँ से CH3CN होता है इसका सूत्र। यही C2N2 की बात की जाए तो यह साइनोजेन का सूत्र होता है। यही देखिए व्याख्या में दिया गया, C2N2 की बात की जाए तो साइनोजेन का सूत्र है। आगे देखते हैं, जबड़ा किसका भाग है? मनुष्य का जो जबड़ा होता है वह किसका भाग है? तो ये खोपड़ी का ही इस हिस्सा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, यह खोपड़ी का हिस्सा है। यानी ये 3 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ दिया गया 3 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? तो गति का सही समीकरण की बात की जाए तो 2s = 2u2 + at² होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाता है 22 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यम द्रव्यमान और 8 त्रिज्या वाली एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण कितना होगा? तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, 2mr²/5 होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में 6वें आवर्त समूह यानी में कौन सा तत्व रखा गया है? तो आवर्त सारणी आप लोग पता है, इसके 6वें आवर्त में रखा गया आपका लीड को रखा गया है। क्रमांक किस पर? 82 नंबर पर रखा गया आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। लीड को किस क्रमांक पर? 82 नंबर क्रमांक पर रखा गया है। व्याख्या देखते हैं, लीड क्रमांक 82 को 6वें आवर्त सारणी के चौथे ए समूह में रखा गया है। चौथे ए पूछा गया है ना, हाँ 4A पूछा गया, माफ कीजिएगा, हम 6A बोल दिए, 4A में रखा गया है। आगे देखते हैं, बेरियम कैल्शियम समूह का तत्व है। बेरियम कैल्शियम समूह का तत्व है, आपको पता ही है। यहाँ से भी क्लियर हो जाता है। आगे दिया है आपका स्ट्रोंटियम पार्थिव धातु नामक तत्व समूह का सदस्य होता है। ये भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं, हवा में से खुला रखा जाए तो इसका रंग जल्द ही पीला हो जाता है। ये भी आपका क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं, कौन सी मिश्र धातु में लीड और टीन होता है? तो इसमें सोल्डर में जो है आपका लीड नहीं और लेड है दिया गया है आपका, लेड और टीन होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से
डी सही होता है शोल्डर में। शोल्डर में लीड और टिन होता है, यहाँ से क्लियर होता है। आगे देखिए क्या दिया गया आपका व्याख्या में। गन मेटल की बात की जाए तो इसमें आपका तांबा, टिन और जस्ता की मिश्र धातु होती है। गन मेटल बार बार एसएससी में पूछा जाता है, तो इसमें कौन कौन सी धातु होती है? तांबा होता है, टिन होता है और जस्ता होता है। ये जर्मन सिल्वर की बात की जाए तो इसमें तांबा होता है, निकिल और जस्ता होता है जर्मन सिल्वर में। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा 0% होती है, यानी सिल्वर उसमें होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? ये आपका 3 मार्च के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, तो यह आपका मेसेटर कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का मेसेटर कहलाता है। क्या दिया गया है व्याख्या में? मेसेटर मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। यहीं अगर डाल्टाइड की बात की जाए तो मांसपेशी कंधे की मांसपेशी होती है। डेल्टाइड जो है वह आपका मांसपेशी जो होती है वह कंधे की मांसपेशी होती है। सेलियम मांसपेशी की बात की जाए तो वह पैर के निचले हिस्से में होती है। सोलियम मांसपेशी जो है आपका पैर के निचले हिस्से में होती है। अब पेक्टोरेलिस मेजर वक्ष की मांसपेशी होती है। पेक्टोरेलिस मेजर जो है अब आपका के वक्ष की मांसपेशी होती है। यहाँ से ये भी आपका क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला की बात की जाए तो यह है आपका चुंबकीय प्रभाव घनत्व की इकाई है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन देख लेते, व्याख्या देख लेते हैं। आपका टेस्ला चुंबकीय प्रभाव के घनत्व की इकाई है। धारिता का एसआई मात्रक की बात की जाए तो कूलाम प्रति वोल्ट होता है। धारिता की बात की जाए तो इसकी एसआई मात्रक की तो यह कूलाम प्रति वोल्ट होता है। और चुंबकीय प्रभाव की एसआई मात्रक की बात की जाए तो इसका एसआई मात्रा आपका वेबर होता है। वेबर किसका एसआई मात्रक होता है? चुंबकीय प्रभाव का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य प्रभावित करती है? तो आपका यह करती है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन होता है। व्याख्या देखते हैं। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। बार बार पूछा जाता है इसमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है यह एक आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है। माफ कीजिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों कार्य को नियंत्रित करती है। आगे देखते हैं, थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथियों में से एक है। थायराइड भी एक अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। यहीं अधिवृक्क की बात की जाए तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है का कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना होता है। अधिवृक्क क्या है? जो आप तनाव में रहते हैं तो उससे हार्मोन निकलता है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उस इकाई का नाम बताएं जिसमें ईंधन का ऊष्मीय कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है। तो यह किया जाता है आपका किलोग्राम जूल प्रति किलोग्राम में किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। कैंडेला दीप्त तीव्रता की इकाई होती है। आपको पता है कैंडेला जो है आपके दीप्त तीव्रता की इकाई होती है। केल्विन की बात की जाए तो तापमान की इकाई होती है। केल्विन तापमान की इकाई होती है। किलोग्राम की बात की तो भार की इकाई, आपको पता है। यहाँ पे क्वेश्चन भी आपसे क्लियर होते हैं। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, सीमेंस किसकी इकाई होती है? देखिए थोड़ा क्वेश्चन है, देखिए घुमा कर पूछा गया है। तो सीमेंस जो है विद्युत चालकत्व की इकाई होती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, विद्युत चालकत्व की इकाई होती है। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर करते हैं, बाकी अगले चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट बना दी गई है अंकित भाटी सर की बुक की, उसे भी आप लोग फॉलो करेंगे।